नमस्कार। 10th क्लास के विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा मानव श्वसन तंत्र। यानी मानव श्वसन तंत्र जो है उसमें जो अपने विषय वस्तु रहेगी उसमें टॉपिक दे रखे हैं। श्वसन का परिचय और परिभाषा, मानव श्वसन तंत्र का नामांक चित्र, मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग, मानव श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन मांसपेशियाँ, श्वसन की जो है यहाँ पर क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। श्वसन तंत्र की जानकारी चलचित्र के माध्यम से, मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना किस प्रकार से सीखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सुमेलित करना, ये अपना जो है श्वसन तंत्र में दे रखा है। इन चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं आज। जैसे यहाँ पर श्वसन किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा जो है कहाँ से मिलेगी? भोजन से। लेकिन ये श्वसन जो है उसके माध्यम से हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। परिभाषा में देखते हैं, कोशिका स्तर पर गैसों के विनिमय का मतलब यहाँ पर O2 का लेना, CO2 को बाहर निष्कासित करना, ये विनिमय है कि क्रिया जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के माध्यम से होते हैं वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाता है। यहाँ पर दे रखा है मानव श्वसन तंत्र का नामांक चित्र है। तो इस चित्र में कुछ भाग दे रखे हैं, उन भाग की हम बात करेंगे। जैसे कौन कौन से भाग यहाँ पर दे रखे हैं चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे नासिका, तो यहाँ पर ये अग्रभाग है, डायग्राम उसको नासिका कहते हैं। मुख है, उसके बारे में दे रखा है। स्वर यंत्र दे रखा है। ग्रसनी है, श्वसनी दे रखी है, और श्वास नली इसमें बता रखी है, और फेफड़े दे रखे हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर डायफ्राम दे रखा है। तो ये मानव श्वसन तंत्र में इसके कुछ भाग दे रखे जिसके माध्यम से ये श्वसन तंत्र बना होता है। आगे हम और चर्चा इसकी करते हैं। जैसे यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख, नासिका, ग्रसनी और स्वर यंत्र है। उसी प्रकार से निचला श्वसन तंत्र दे रखा है। श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, वायुकुपिका और लंग्स यानी फेफड़े इसमें दे रखे हैं। तो इन भागों से मिलकर ये श्वसन तंत्र बना होता है। मानव श्वसन तंत्र के मुख्य भाग अभी हमने डायग्राम के माध्यम से समझा, चित्र के माध्यम से समझा है कि कौन कौन सी भाग किन किन का क्या कार्य होता है। इसे हम पहले बात करेंगे नासिका की। मानव में एक जोड़ी नासाद्वार पाए जाते हैं। वायु शरीर में इसी भाग से प्रवेश करती हैं। प्रत्येक नासाद्वार नासपथ में खुलता है। वायु में मिश्रित धूल के कण या जीवाणु श्लेष्मा में चिपककर इसी पथ के अग्रभाग में रह जाते हैं, और स्वच्छ निस्पंदित वायु फेफड़ों तक पहुंच जाती है। नासपथ ग्रसनी में खुलता है, यानी ग्रसनी जो है दूसरा टॉपिक इसमें है। नासिका के बाद में ग्रसनी। नासपथ किसमें खुलेगा? ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी कहाँ पर खुलेगी? कंठ में खुलती है। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है, कौन सा? कंठ है। यानी कंठ किस प्रकार से जो है श्वसन के लिए कार्य करेगा। इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। कंठ आगे श्वास नली में खुलता है। तो एक लंबी नलिका पाई जाती है, इसे श्वास नली भी कहते हैं। श्वास नली ये कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन में होती हुई वक्ष गुहा में स्थित होती है, यानी श्वास नली। जो श्वास नली है आगे जाकर दो भागों में विभाजित होती है, इसे क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। श्वास नली वक्ष गुहा में दो भागों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें क्रमशः दाएं व बाएं श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो ये इसके ऊपरी श्वसन तंत्र हैं उसके भाग के बारे में हमने चर्चा करी। अभी फेफड़े की बात करते हैं। तो फेफड़े जो हैं अपने शरीर के अंदर दो फेफड़े पाए जाते हैं। इसमें अलग अलग खंडों में बंद रहता है। दायां फेफड़ा, बाएं फेफड़े दोनों में अलग खंड यहाँ पर पाए जाते हैं। फेफड़े निचले कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं।
और बायां फेफड़ा 2 खंडों में और दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। ये जोड़े में वक्ष स्थल में दाएं व बाएं भाग में स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा स्पंज ऊतकों से बना होता है। प्रत्येक फेफड़ों में असंख्य कोशिकाएं व वायुकुपिकाएं होती हैं। वायुकुपिका एक कपनुमा संरचना होती है। वायुकुपिका श्वसनिका के अंतिम सिरे पर स्थित होती हैं। तो ये फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में हमने अभी चर्चा करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी श्वसन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। श्वसन की क्रियाविधि को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं इंस्पायरेशन निश्वसन और एक होते हैं इंस्पायरेशन यानी किस प्रकार से हम निश्वसन की क्रिया को संपादित करते हैं। निश्वसन का अर्थ क्या है, इन का मतलब अंदर, रेस्पायरेशन यानी अंदर लेना, किसकी, वायु को अंदर लेना। तो हम कह सकते हैं कि बाहर की वायु को बलपूर्वक अंदर की ओर लेना ही क्या कहलाता है, निश्वसन इंस्पायरेशन कहलाता है। वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की क्रिया क्या कहलाएगी, निश्वसन कहलाती है। इस क्रिया के लिए मस्तिष्क के श्वसन केंद्र से उद्दीपन प्राप्त होते हैं। इसके कारण बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां संकुचित होती हैं, जिससे पसलियां बाहर की ओर झुक जाती हैं। जिससे हम श्वसन की क्रिया करते हैं, अंदर की तरफ श्वास लेंगे तो क्या होगा, पसलियां एक प्रकार से बाहर की ओर झुक जाती हैं। तो ये श्वसन की क्रिया क्या कहलाएगी, निश्वसन कहलाती हैं। आगे हम और इसकी बात करते हैं, इसमें और क्या होगा। इस समय डायफ्राम की अरीय पेशियां संकुचित तथा उदर पेशियां शिथिल हो जाती हैं, यानी फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे वक्षगुहा का आयतन क्या होगा, बढ़ जाता है। इसके साथ में यहाँ पर और जो है डायग्राम में देखा गया है कि जो है किस प्रकार संपादित होते हैं, फेफड़े किस प्रकार से फूलते हैं, वक्षगुहा का आयतन बढ़ता है। प्लस का मतलब यहाँ पर देखा वायु को अंदर की ओर खींचना है। इसी प्रकार से निश्वसन दे रखा है एक्सपायरेशन, यानी एग्जिट करना। एग्जिट का मतलब क्या, बाहर करना। किसको बाहर करना, जो अपने फेफड़ों के अंदर वायु भरी है उसको बलपूर्वक कहाँ पर, वायु के अंदर यानी वायुमंडल में बाहर की ओर छोड़ना है। तो फेफड़ों में भरी वायु को बाहर निकला जाना निश्वसन कहलाता है। मस्तिष्क श्वसन केंद्र से उद्दीपन प्राप्त होने पर अंतर इंटरकास्ट जो पेशियां होते हैं संकुचित, डायफ्राम की पेशियां शिथिल तथा उदर गुहा की पेशियां संकुचित होती हैं। फलस्वरूप वक्षीय गुहा के साथ फेफड़ों का आयतन भी बढ़ता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में दे रखा है कि किस प्रकार से जो है निश्वसन की प्रक्रिया होती है और यहाँ पर फेफड़ों जो है इसमें आयतन कम होता है और फेफड़ों का इसमें आकार बढ़ता है। श्वसन मांसपेशियाँ, तो श्वसन के लिए मांसपेशियाँ इसमें बता रखे, इंटरकोस्टल मसल हैं, डायफ्राम हैं और इसमें श्वसनिकाएँ पाई जाती हैं। ये सब श्वसन के लिए कार्य करती हैं। श्वसन मांसपेशियाँ श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। अगला पॉइंट में मुख्य रूप से श्वसन के लिए डायफ्राम उत्तरदायी होता है। डायफ्राम कंकाल पेशी से बनी एक पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। अगला पॉइंट इसमें है मध्यपट या डायफ्राम के संकोचन से वायु नासिका से होते हुई फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। मध्यपट के शिथिलन से फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है। पसलियों में विशेष प्रकार की इंटरकोस्टल मांसपेशियां होती हैं जो मध्यपट के संकुचन व शीतलन में मदद करती हैं। तो इस प्रकार से श्वसनीय मांसपेशियां श्वसन के लिए कार्य करती हैं। यहाँ पर डायग्राम बता रखा है, इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इंटरकोस्टल मसलियों में किस प्रकार श्वसनिक क्रिया होती हैं, फेफड़े किस प्रकार से इसमें श्वसन की क्रिया करेंगे, डायफ्राम किस प्रकार से सिकुड़ता और फैलता है। आगे इसमें दे रखा है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर